हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा चैप्टर 4 का रिवीजन पार्ट 3, जिसमें हम 3 एसएस डिस्कस करने वाले हैं, SF 501, 510 और 550। ऑलरेडी मैंने चैप्टर 4 के 2 पार्ट ऑलरेडी रिवीजन के अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने SF 500 और SF 520 और 505 है वो डिस्कस किया है, और चैप्टर 1 और चैप्टर 11 के भी रिवीजन वीडियोस अपलोड कर दिए। होपफुली वो सारे ही रिवीजन वीडियोस आपने समझ लिए होंगे, देख लिए होंगे। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 501, 510 और 550 इंपॉर्टेंट छोटे कंपैरेटिवली इजी एसेस जो है, राइट। बट इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर 4 का जो वेटेज है वो बहुत ही ज्यादा है। इसके लिए जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जिसमें से मैं ये पूरा रिवीजन करवा रहा हूँ। ICAI मॉड्यूल के बेसिस पर ही वो बनाई गई है। और अगर आपने 25 अप्रैल 2024 के पहले डाउनलोड किया है किसी भी नोट्स को, तो एडवाइजेबल है कि यहाँ पर जो नोट्स दी गई है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़े से चेंजेस है। RTP MTP के क्वेश्चन के रेफरेंस दिए हुए हैं, राइट। तो चलिए फटाफट समझते हैं। SF 501, 510 और 550 रिवाइज करते हैं, राइट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे SF 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। SF 500 है, उसका नाम है ऑडिट एविडेंस। फिर है 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। इसमें 3 सिलेक्टेड आइटम्स के बारे में डिस्कस किया गया है। इन्वेंटरी, उसका एग्जिस्टेंस और कंडीशन बराबर है या नहीं वो चेक किया जाएगा। सेकंड, लिटिगेशन एंड क्लेम्स है, उनकी कंप्लीशन है या नहीं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर किया है वो। और थर्ड है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, उसका प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर बराबर है या नहीं। तो ये जो 3 आइटम्स है उसके लिए स्पेसिफिक उसके ऊपर कंसिडरेशन है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। उसके लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर की जाएगी वो हमें यहाँ पर समझना है, राइट। तो वही ऑब्जेक्टिव है SF 501 का। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एक्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी, कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी, एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और स्कोप भी यही बन जाएगा कि इसके लिए हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस है वो ऑब्टेन करने रहेंगे। सबसे पहले है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का एक्जिस्टेंस और कंडीशन चेक करना, कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो। When inventory is a material to the financial statements, the auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory by। जब वो मटेरियल पार्ट है, इन्वेंटरी जो है वो मटेरियल पार्ट है, तो उसका एक्जिस्टेंस वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं, और उसकी कंडीशन बराबर है या नहीं। क्योंकि अगर कंडीशन खराब है, वो नॉन मूवेबल है, राइट, या फिर ऑब्सोलेट हो चुकी है, तो उसको PNL में से हटा देना चाहिए, उतनी वैल्यू है वो कम कर देनी चाहिए, राइट। अदरवाइज वो ओवर स्टेटेड लगेगा। इसीलिए एक्जिस्टेंस और कंडीशन है वो चेक करना जरूरी है। उसके लिए जनरली फिजिकल वेरिफिकेशन है वो किया जाता है, राइट। वो कैसे करेंगे? अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल 2। अगर वो पॉसिबल नहीं है, इम्प्रैक्टिकेबल है, राइट, वहां पर जाना पॉसिबल नहीं, कोविड जैसी कोई सिचुएशन थी जहां पर जो ट्रैवलिंग या फिर लॉकडाउन था, तो तब इन्वेंटरी फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं था। अदरवाइज हमें वो फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग जब भी हो रहा है तब अटेंड करना चाहिए। वो क्यों करेंगे? टू इवेल्यूएट मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ एंटिटीज फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग। जनरली जो इन्वेंटरी काउंटिंग है वो एंटिटी है वो खुद अपने इंटरनल प्रोसीजर्स के लिए भी करेंगे, तो उनके जो स्टाफ मेंबर्स है वही काउंटिंग करेंगे इन्वेंटरी का। तो हमें वो देखना है कि जो मैनेजमेंट ने जो स्टाफ मेंबर्स है जो काउंटिंग कर रहे हैं, उनको जो इंस्ट्रक्शंस दी है वो प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं या नहीं, उसके बेसिस पर ही वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं, और उसके ऊपर कंट्रोल बराबर है या नहीं। ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर। जो मैनेजमेंट के जो स्टाफ है वो काउंटिंग कर रहे हैं, तो वो ऑब्जर्व करेंगे हम, ऑब्जर्वेशन जो प्रोसीजर है, राइट, कि वो बराबर काउंट कर रहे हैं या नहीं। इंस्पेक्ट इन्वेंटरी। कुछ इन्वेंटरीज हम खुद भी काउंट करेंगे, देखेंगे, फिजिकली देखेंगे, ताकि पता चले कि वो बराबर है या नहीं। एंड परफॉर्म टेस्ट काउंट्स। और कुछ हम टेस्ट काउंट करेंगे, राइट। तो हम अटेंडेंस सेट फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे टू इवेल्यूएट द मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो हो रही है या नहीं। सेकंड, ऑब्जर्व द इन्वेंटरी काउंटिंग बाय द मैनेजमेंट स्टाफ। थर्ड, इंस्पेक्ट द इन्वेंटरी। एंड फोर्थ, परफॉर्म टेस्ट काउंट्स। एंड सेकंड पॉइंट है परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन वेदर दे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट इन्वेंटरी काउंट रिजल्ट्स। और हमें ये चेक करना है कि जो प्रोसीजर दी गई है, राइट, प्रोसीजर हम ऐसे करेंगे जिससे पता चले कि जो इन्वेंटरी फिजिकली है वही उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की है, और उसी हिसाब से जो इन्वेंटरी के वैल्यूएशन PNL में दिखाया है, बैलेंस शीट में दिखाया है, वो बराबर है या नहीं, राइट। ये SF 501 में हम ये इन्वेंटरी जब मटेरियल होगी तब ये प्रोसीजर करेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन में अटेंडेंस देंगे टू इवैल्यूएट द मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रही है या नहीं। ऑब्जर्व द इन्वेंटरी काउंटिंग बाय द मैनेजमेंट स्टाफ। इंस्पेक्ट द इन्वेंटरी एंड परफॉर्म टेस्ट काउंट्स। एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू एंश्योर दैट कि इन्वेंटरी जो हुई है फिजिकली जो अवेलेबल है वही बुक्स में रिकॉर्ड की गई है। अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग इन्वॉल्व्स
जब फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाएंगे तो क्या क्या होगा, जो ऊपर पॉइंट्स थे उसी को यहाँ पर अलग तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। इंस्पेक्टिंग द इन्वेंटरी टू असर्टेन इट्स एग्जिस्टेंस एंड इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट इट्स कंडीशंस एंड परफॉर्मिंग टेस्ट काउंट। हम इंस्पेक्ट करेंगे कि वो इन्वेंटरी एक्चुअल में है, उसकी कंडीशन कैसी है, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज असेट दिखाना चाहिए या नहीं, और टेस्ट काउंट्स करेंगे। ऑब्जर्विंग कंप्लायंस विथ मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिकंसाइलिंग द रिजल्ट्स ऑफ द फिजिकल इन्वेंटरी काउंट। हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैनेजमेंट का स्टाफ है वो प्रॉपर्ली इन्वेंटरी काउंटिंग कर रहा है या नहीं, और उसमें जो फिजिकली मिला और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है वो, और उन दोनों का मैचिंग करना और रिकंसिलिएशन करना वो प्रॉपर है या नहीं। एंड obtaining audit evidence as to the reliability of management's account and management's count procedure। और उसके लिए हम एविडेंस लेंगे कि मैनेजमेंट ने जो काउंट प्रोसीजर की है वो बराबर है या नहीं, उसके लिए हम एविडेंस लेंगे। उसके लिए जो इन्वेंटरी काउंटिंग का रिजल्ट्स है, रिपोर्ट्स है, वो भी चेक किया जाएगा। This procedure may serve as a test of control or a substantive procedure depending on the auditor's risk assessment, planned approach and the specific procedure carried out। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। मैटर्स रिलेवेंट टू प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल अकाउंटिंग इंक्लूड, फॉर एग्जांपल क्या क्या मैटर्स को हमें कंसिडर करना चाहिए बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ प्लानिंग द फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, राइट। क्या क्या चीज हम देखेंगे। नेचर ऑफ इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का नेचर कैसा है, नेचर इंपॉर्टेंट होगा, राइट, वो काउंटिंग करना पॉसिबल होगा तो हम काउंटिंग करने जा सकते हैं। स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस के कौन से स्टेज में, कुछ स्टेजेस ऐसे होते हैं कि जहां पर काउंटिंग पॉसिबल नहीं होता, वो मशीनरी के कोई अंदर के पार्ट में होते हैं, तो जहां पर ऑडिटर है वो काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो कौन से स्टेज पर है, उसके बेसिस पर कितना क्या कब कैसे करेंगे इन्वेंटरी काउंटिंग वो डिसाइड किया जाएगा। द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू इन्वेंटरी, रिस्क कितना है, रिस्क ज्यादा इन्वेंटरी चेक की जाएगी, राइट, रिस्क कम होगा कम इन्वेंटरी चेक करेंगे। नेचर ऑफ द इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू इन्वेंटरी, इन्वेंटरी के ऊपर इंटरनल कंट्रोल कैसे है, जितने अच्छे इंटरनल कंट्रोल होंगे हमारा एक्सटेंट है वो कम हो जाएगा। Whether adequate procedure are expected to be established and the proper instructions issued for physical inventory counting, क्या प्रॉपर प्रोसीजर होगी इन्वेंटरी काउंटिंग के लिए, मैनेजमेंट ने उनके स्टाफ को बताई है या नहीं, वो प्रॉपर है या नहीं, वो हम देखेंगे ताकि हमें भी पता चले कि जो उनका स्टाफ है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। अगर उसके ऊपर हमें ज्यादा रिलायंस है तो हमारा प्रोसीजर है वो कम हो सकता है। तो टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, कब हम फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग करने जा सकते हैं, ईयर एंड पर जनरली किया जाता है ताकि 31 मार्च पर जो इन्वेंटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई जाती है उसके ऊपर हमें ज्यादा रिलायंस मिले, राइट। Whether the entity maintains a perpetual inventory system, perpetual inventory system अपने CA फाउंडेशन में शायद पढ़ा होगा या फिर कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, जिसमें जो भी इन्वेंटरी की मूवमेंट होती है, इन होता है या आउट होता है, वो तुरंत ही अकाउंट्स मतलब कि उसके रिकॉर्ड्स भी मेंटेन किया जाता है। सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन के बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैल्यूएशन नहीं होता है, बट जो रिकॉर्ड बनाया जाता है, जो भी इन हो रहा है, आउट हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, उसके बेसिस पर जो इन्वेंटरी है वो रिकॉर्ड की जाती है। तो अगर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है तो हम तुरंत ही फिजिकल जो भी इन्वेंटरी है उसको वो जो रिकॉर्ड्स है उसके साथ मैच कर पाएंगे, रिकंसिलिएशन कर पाएंगे। Locations at which inventory is held, including the materiality of the inventory and the risks of material misstatement at different locations, in deciding which locations अटेंडेंस इज अप्रोप्रिएट, कितने लोकेशंस पर इन्वेंटरी पड़ी हुई है और वहां पर रिस्क कितना है और वहां पर मटीरियलिटी और कितनी इन्वेंटरी है, राइट। मटीरियलिटी भी कंसिडर करेंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट भी कंसिडर करेंगे। मटीरियलिटी ज्यादा होगी या रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज्यादा होगा, उस लोकेशंस पर हम चेक करने जाएंगे, अदरवाइज शायद चेक करने नहीं जाएंगे। And whether the assistance of auditors expert is needed to obtain sufficient appropriate audit evidence, क्या उस एग्जिस्टेंस और कंडीशन को चेक करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, क्योंकि बीइंग एन ऑडिटर हम हमारी कंपिटेंस में नहीं है कि वो इन्वेंटरी को हम काउंट कर सके, चेक कर सके, मेजर कर सके, तब हमें ऑडिटर्स एक्सपर्ट को हायर करना होगा। तो उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं वो भी हम चेक करेंगे, राइट। तो ये जो 9 फैक्टर्स है वो हमें देखने होंगे। नेचर ऑफ द इन्वेंटरी, जो स्टेजेस ऑफ WIP, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू इन्वेंटरी, इंटरनल कंट्रोल ओवर इन्वेंटरी, एडिक्वेट प्रोसीजर बाय द मैनेजमेंट की जो इन्वेंटरी काउंटिंग के लिए है वो क्या है, कितनी है, टाइमिंग ऑफ द फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, फिर जो परपेचुअल सिस्टम मेंटेन करते हैं या नहीं, लोकेशंस कितने कितने हैं और उसमें मटेरियलिटी और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या क्या है उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा, एंड ऑडिटर्स एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं। ये MTP 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें नेचर ऑफ इन्वेंटरी दिया हुआ था, उसके अलावा के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वो हमें मेंशन करने थे, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन था, वो फ्रेम किया था, वो क्वेश्चन अच्छा था। फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग कंडक्टेड अदर देन एट द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट जनरली 31 मार्च 1 अप्रैल को इन्वेंटरी काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं होता, कोई भी प्रैक्टिकल या फिर कोई भी लीगल लिमिटेशंस या कुछ है, उस वजह से और कोई डेट को
फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग किया जाता है। तो क्या किया जाएगा, जो फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग जिस दिन को किया वहां से लेकर जो 31 मार्च है उसके बीच के जो डिफरेंस जो भी डेज है राइट, उसमें जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसका एडजस्टमेंट्स किया जाएगा और 31 मार्च को कितनी इन्वेंटरी होगी वो हम एस्टिमेट कर सकेंगे, प्रेडिक्ट कर सकेंगे और एक्चुअल के साथ वो मैच कर पाएंगे। जो आपने सीए फाउंडेशन में इन्वेंटरी चैप्टर में समझा होगा, पढ़ा होगा, तो वो जो आप अकाउंट्स में क्वेश्चंस कर रहे थे वो यहाँ पर हम ऑडिट में वो चीज करेंगे। If physical inventory counting is conducted at the date other than the date of the financial statements, the auditor shall perform audit procedure to obtain audit evidence about whether changes in inventory between the count date and the date of the financial statements are properly recorded. Right? उसके बीच के जो differences है वो properly consider किए हैं या नहीं. Relevant matters for considering when designing audit procedure to obtain audit evidence about whether changes in inventory amounts between the count date or dates and the final inventory records properly recorded include क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी जब भी इन्वेंटरी काउंटिंग कोई और दिन को हुआ है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट अलग है, तो उसके बीच के जो डिफरेंस जो भी था राइट, उसमें जो भी एडजस्टमेंट्स किए हैं वो प्रॉपर है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना होगा। Whether the perpetual inventory records are properly adjusted, perpetual inventory records होंगे तो उसमें प्रॉब्लम कम आएंगे क्योंकि उसमें इन आउट के सारे मूवमेंट्स होंगे। रिलायबिलिटी ऑफ द एंटिटीज परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स, उसके ऊपर रिलायबिलिटी कितनी है। Reasons for significant differences between the information obtained during the physical count and perpetual inventory record, और उसके बीच अगर कोई भी डिफरेंस मिल रहा है तो क्यों है वो क्या है। If the auditor is unable to attend physical inventory counting due to unforeseen circumstances, the auditor shall make observe some physical counts on alternative date and perform audit procedure on intervening transactions. अगर कोई भी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट को हम इन्वेंटरी काउंटिंग नहीं कर सकते तो कोई और अल्टरनेटिव डेट को करेंगे और वो जो दोनों डेट है उसके बीच के जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर दूसरी ऑडिट प्रोसीजर करेंगे। अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग बिकम्स इम्प्रैक्टिकल, राइट। कोविड जैसी कोई सिचुएशन थी राइट, कि जहां पर आप लॉकडाउन था तो कहीं पर नहीं जा सकते थे, इन्वेंटरी काउंटिंग पॉसिबल नहीं था, या फिर कोई ऐसे लोकेशन पर है जहां पर ऑडिटर की जान को खतरा है तो वैसे जगह पर अटेंडेंस लेने हम नहीं जा सकते, तो दूसरी अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करेंगे। If attendance at physical inventory counting is impractical, the auditor shall perform alternative audit procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory, right? If it is not possible to do so, the auditor shall modify the opinion in the auditor's report in accordance with SS 705. अगर हम alternative audit procedure नहीं कर सकते हैं तो modified opinion दिया जाएगा। In some cases, attendance at physical inventory counting may be impracticable. This may be due to factors such as nature and location of inventory, like location that may pose threat to safety of the auditor. Right? वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर auditor को खतरा हो सकता है, तो वहाँ पर practical नहीं है to go for physical verification. The matter of general inconvenience to the auditor, however, is not sufficient to support decision by the auditor that attendance is impracticable. जनरल इनकन्वीनियंस की वहां पर जाना पड़ेगा, पैसा खर्च होगा, टाइम बर्बाद होगा, तो वो सारी चीजें अलाउड नहीं कि उस वजह से ऑडिटर है वो फिजिकल वेरिफिकेशन को इग्नोर करे या फिजिकल वेरिफिकेशन को वो टाल दे, राइट। वो नहीं चलेगा, जनरल इनकन्वीनियंस नहीं चलेगा, कोई ऐसे रीजन है कि जिस वजह से प्रैक्टिकल नहीं है तो ठीक है। Further, as explained in SA 200, the matter of difficulty, time or cost involved not in itself a valid basis for the auditor to omit an audit procedure for which there is no alternative or to be satisfied with audit evidence that is less than persuasive. जहां पर और दूसरी कोई प्रोसीजर नहीं है, राइट, या फिर और किसी तरीके से हमें परसुएसिव ऑडिट एविडेंस नहीं मिल सकते हैं, तो सिर्फ कॉस्ट या फिर टाइम या डिफिकल्टी की वजह से हम वो ऑडिट प्रोसीजर को ओमिट नहीं कर सकते हैं। ऐसा ऐसे 200 में बताया गया है। जो नेसेसरी प्रोसीजर है वो प्रॉपरली प्लान करके हमें करनी ही होगी। In some cases where the attendance is impractical, alternative audit procedure, for example, inspection of documents of subsequent sale of specific inventory items acquired or purchased prior to the physical inventory counting, may provide sufficient appropriate audit evidence about the existence and condition of inventory. अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या कर सकते हैं, जो सब्सिक्वेंटली सेल हुआ है 31 मार्च को जो इन्वेंटरी थी वो आफ्टर द मार्च अगर वो सेल हुई है तो उसके डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस हम चेक कर सकते हैं, या फिर जो अटेंडेंस 31 मार्च के पहले जो परचेस किया गया था तो उसके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं ताकि पता चले कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं है ऑन 31 मार्च। In other cases, however, it may not be possible to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory by performing alternative audit procedure. हो सकता है कि कुछ केसेस में, राइट, दूसरी अगर कोई भी मूवमेंट हुई है इन्वेंटरी के तो उसके लिए शायद हमें ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल सकते हैं, दूसरे अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर हम नहीं कर सकते हैं। In such cases, SS 705 requires auditor to modify opinion in the auditor's report as a result of the scope of limitation. वहां पर हमें
मॉडिफाइड ओपिनियन देना होगा, स्पेसिफिकली क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अगर जो मिसस्टेटमेंट लग रहे हैं, राइट, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स लग रहे हैं वो मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा। मटेरियल एंड परवेसिव लग रहे हैं तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया जाएगा। When inventory under the custody and control of a third party is material to the financial statements, the auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of the inventory by performing one or both of the following. थर्ड पार्टी के पास जो क्लाइंट है उनकी इन्वेंटरी पड़ी हुई है, राइट, और वो मटेरियल पार्ट है, तो हमें नीचे दिए गए कोई भी एक प्रोसीजर या फिर दोनों ही प्रोसीजर करनी हो सकती है। रिक्वेस्ट कंफर्मेशन फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एज टू द क्वांटिटीज एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द एंटिटी के बिहाफ पर जो भी थर्ड पार्टी ने इन्वेंटरीज होल्ड की गई है तो उसकी एग्जिस्टेंस और कंडीशन के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या दोनों ही करेंगे। परफॉर्म इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस, या फिर हम वहां पर जाकर इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी, तो कंफर्मेशन मंगवा सकते हैं या फिर इंस्पेक्शन कर सकते हैं या फिर दोनों ही कर सकते हैं। अदर ऑडिट प्रोसीजर में इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग इन्वेंटरी हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज, फॉर एग्जांपल वेयरहाउस रिसिप्ट्स, राइट, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वेयरहाउस की रिसिप्ट चेक कर सकते हैं इंस्पेक्शन के लिए थर्ड पार्टीज के पास जो पड़ी हुई है। रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पार्टीज व्हेन इन्वेंटरी हैज बीन प्लेज्ड एज अ कोलैटरल, किसी के सामने लोन लिया गया है इन्वेंटरी के सामने और वो एज अ कोलैटरल दिया गया है थर्ड पार्टी को, तो उनके पास से कंफर्मेशन ले सकते हैं। Attending or arranging for another auditor to attend the third party's physical counting of inventory if practicable, और किसी ऑडिटर को बोलेंगे कि भाई जो थर्ड पार्टी के पास इन्वेंटरी है उनको काउंट करके आए। Obtaining another auditor's report or a service auditor's report on adequacy of the third party's internal control for ensuring that inventory is properly counted and adequately safeguarded, या फिर दूसरे ऑडिटर या फिर जो सर्विस ऑडिटर है जो स्पेसिफिकली इंटरनल कंट्रोल या और कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो थर्ड पार्टी के जो इंटरनल कंट्रोल्स है ओवर द इन्वेंटरी ऑफ द क्लाइंट, रेट वो प्रॉपर है या नहीं उसके लिए भी रिपोर्ट ले सकते हैं। तो ये सारी प्रोसीजर भी की जा सकती है जब थर्ड पार्टी के पास इन्वेंटरी पड़ी हो और वो मटीरियल हो, राइट। तो ये हमारा SF 501 में इन्वेंटरी का पार्ट था, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी है वो हमें चेक करनी है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर है लिटिगेशन एंड क्लेम। लिटिगेशन क्लेम अगर कोई भी एंटिटी के सामने चल रहा है तो वो प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया है या नहीं, कंप्लीटली डिस्क्लोज किया है या नहीं, वो हमें देखना होगा एज पर SF 501। The auditor shall design and perform audit procedure in order to identify litigation and claims involving the entity which may give rise to a risk of material misstatement, including inquiry of management and where applicable others within the entity including in-house legal counsel। इसके लिए हम इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट, in-house legal counsel, दूसरे भी कोई पर्सन के जिसके पास समय लग रहा है कि लिटिगेशन और क्लेम के बारे में पता चल सकता है। Reviewing minutes of meetings of those charged with governance and correspondence between the entity and its external legal counsel, जो मीटिंग्स हुई है, क्योंकि मीटिंग्स के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस हो सकती है, तो मीटिंग्स की मिनट्स हम देखेंगे तो पता चल सकता है कि कोई भी लिटिगेशन क्लेम है या नहीं। और तो और जो एंटिटी और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच कोई भी कोरेस्पोंडेंस कम्युनिकेशन हुआ है तो वो देखेंगे। एंड रिव्यूइंग लीगल एक्सपेंस अकाउंट्स, लीगल एक्सपेंस अकाउंट्स चेक करेंगे तो उसमें वो एक्सपेंस किस पर्पस के लिए किया गया वो पता चलेगा, तो किस टाइप के लिटिगेशन क्लेम्स चल रहे हैं उसके बारे में पता चल सकता है। तो हम इंक्वायरी कर सकते हैं मैनेजमेंट, इन हाउस लीगल काउंसिल एटसेट्रा, रिव्यू कर सकते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग्स और कोरेस्पोंडेंस चेक कर सकते हैं बिटवीन एंटिटी एंड इट्स एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, एंड रिव्यू कर सकते हैं लीगल एक्सपेंस अकाउंट्स को, राइट। ये आपको एज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। If the auditor assess risk of material misstatement regarding litigation or a claim, communication with the entity's external legal counsel, ऑडिटर को लगता है कि रिस्क है लिटिगेशन और क्लेम में तो वो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है उनके साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, इवन उनको मिल भी सकता है। If the auditor assess a risk of material misstatement regarding litigation or claim that have been identified or when audit procedure performed indicate that other material litigation or claims may exist, the auditor shall, in addition to the procedure required by other assess, seek direct communication with the entity's external legal counsel। अगर उनको लग रहा है कि रिस्क ज्यादा है या फिर लिटिगेशन और क्लेम्स और भी है जो दिखाए हैं उनके अलावा भी चल रहे हैं तो वो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। The auditor shall do so through a letter of inquiry requesting the entity's external legal counsel to communicate directly with the auditor। वो communication कर सकता है through written communication, letter भेज सकते हैं। If law, regulation or respective legal professional body prohibits the entity's external legal counsel from communicating directly with the auditor shall perform alternative audit procedure।
अगर कोई भी लो रेगुलेशन में या फिर जो प्रोफेशनल बॉडी है जहां पर वो मेंबर है, राइट, वहां पर प्रोहिबिशन है कि एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है वो ऑडिटर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, तो हमें अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करनी रहेगी. If it is considered unlikely that the entity's external legal counsel will respond appropriately to a letter of a general inquiry, for example, if the professional body to which the external legal counsel belongs prohibits response to such letter, मतलब कि जनरल इंक्वायरी हमने पूछा कि क्या क्या लिटिगेशन क्लेम चल रहे हैं, आप हमें वो बता दीजिए, राइट, ये एंटिटी के सामने, तो वो शायद वो जनरल इंक्वायरी का रिस्पॉन्ड ना करे, या फिर प्रोफेशनल बॉडी है उनके हिसाब से प्रोहिबिटेड है कि वो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं, तब क्या करना होगा. द ऑडिटर मे सीक डायरेक्ट कम्युनिकेशन थ्रू अ लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी. फॉर दिस पर्पस अ लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी इंक्लूड, तब हम स्पेसिफिक इंक्वायरी भेज सकते हैं जिसमें लेटर में क्या क्या हो सकता है. लिस्ट ऑफ लिटिगेशन और क्लेम्स वेयर अवेलेबल, मैनेजमेंट असेसमेंट of the outcome of each of the identified litigation and claims and its estimate of the financial implications including costs involved, and a request that the entity's action legal counsel confirm the reasonableness of management's assessment and provide the auditor with further information if the list is considered by the entity's action legal counsel to be incomplete or incorrect. वो जो स्पेसिफिक इंक्वायरी होगी उसमें तीन चीजें होगी, लिस्ट ऑफ लिटिगेशन और क्लेम के जिसके बारे में हमें जानना चाहते हैं, राइट, वो पूरा लिस्ट उसको हम भेजेंगे. सेकंड, मैनेजमेंट का जो असेसमेंट है कि क्या होगा इसका आउटकम, राइट, और उसमें फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या हो सकती है उसका अगर उन्होंने एस्टिमेशन बनाया है तो वो भी हम कंसिडर करेंगे, वो भी उस लेटर में होगा. और थर्ड, हम रिक्वेस्ट करेंगे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को कि वो चेक करे और बताए कि ये असेसमेंट जो है वो बराबर है या नहीं, और भी कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि और जरूरी इन्फॉर्मेशन है जो हमें जाननी जरूरी है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट इनकरेक्ट है तो वो भी हमें बताए, राइट. ये भी आपको एज अ सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट. लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम, मैनेजमेंट असेसमेंट, एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, एंड रिक्वेस्ट करेंगे कि ये असेसमेंट बराबर है या नहीं, और भी कोई इन्फॉर्मेशन है, राइट, कि जो जरूरी है, इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, राइट, इस लिस्ट में, तो वो भी बताना होगा. In certain circumstances, the auditor also may judge it necessary to meet with external legal counsel to discuss likely outcome of the litigation or claim, और जरूरी होगा तो हम उनको मिल भी सकते हैं in person. This may be the case, for example, where the auditor determines the matter is a significant risk, the matter is a complex, or there is a disagreement between management and the entity's external legal counsel. तीन सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि हम इन पर्सन मिल सकते हैं, सिग्निफिकेंट रिस्क वाली मैटर है, वो जो मैटर है वो कॉम्प्लेक्स है, या फिर डिसएग्रीमेंट है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, तब हम इन पर्सन मिल सकते हैं. ऑर्डिनरीली सच मीटिंग्स रिक्वायर मैनेजमेंट्स परमिशन एंड आर हेल्ड विद अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मैनेजमेंट इन अटेंडेंस, और वो मैनेजमेंट के परमिशन के बाद भी मिल सकते हैं और उनका रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ होगा. वो हम अलग अलग अपने आप नहीं मिल सकता एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को, वो मैनेजमेंट की परमिशन लेनी जरूरी हो जाएगी, राइट. ये आरटीपी में 24 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट, और ये ओल्ड कोर्स में भी एक बार पूछा हुआ था, फिर से भी पूछ सकते हैं. फर्दर, इफ management refuses to give the auditor permission to communicate or meet with the entity's external legal counsel, or the entity's external legal counsel refuses to respond appropriately to the letter of inquiry or is prohibited from responding, and the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence by performing alternative audit procedure, the auditor shall modify the opinion in the auditor's report in accordance with SS 705, qualified opinion or disclaimer of opinion. अगर हमें मैनेजमेंट है वो मना कर रहे हैं कि भाई आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते, मिल भी नहीं सकते हैं, या फिर उनकी जो लीगल प्रोफेशनल बॉडी है या फिर किसी भी तरीके से वो जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है प्रोहिबिटेड है टू आंसर द ऑडिटर, राइट, और हम कोई और अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तब हमें मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना होगा, स्पेसिफिकली क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, क्योंकि यहाँ पर हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं. और जो मिसस्टेटमेंट्स हैं, राइट, वो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स हमें लग रहा है कि मटीरियल बट नॉट परवेसिव, क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, मटीरियल एंड परवेसिव तो हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे. और जो लास्ट पार्ट है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, आपने AS 17 अकाउंट्स में पढ़ा होगा. Definition of segment information. Segment information refers to information about different types of products and services of an enterprise and its operations in a different geographical areas. अलग अलग segments में जो वर्क कर रहे हैं उसके बारे में disclosure presentation करना जरूरी है in the financial statements. Obtaining sufficient appropriate audit evidence regarding the presentation and disclosure of segment information in accordance with the applicable financial reporting framework by
हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना होगा कि जो भी डिस्क्लोजर जरूरी है रिगार्डिंग द सेगमेंट इन्फॉर्मेशन वो प्रॉपर हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, obtaining an understanding of the method used by the management in determining segment information and evaluating whether such methods are likely to result in disclosure in accordance with the applicable financial reporting framework and where appropriate testing the application of such methods। हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि किस तरह से वो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन है वो डिटरमाइन करती है, सेगमेंट के बारे में डिटरमाइन करती है, और तो और वो इवेल्यूएट करना होगा कि वो मेथड्स बराबर है या नहीं, और वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं, और उसको जो एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स है राइट उसको हम टेस्ट भी करेंगे। एंड परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर और अदर ऑडिट प्रोसीजर एज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। Understanding of the methods used by the management depending on the circumstances, example of matters that may be relevant when obtaining an understanding of the methods used by the management in determining segment information and whether such methods are likely to result in disclosure in accordance with the applicable financial reporting framework include, हमें क्या क्या चेक करना होगा, अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए क्या क्या मेथड्स उन्होंने यूज किए, जो मेथड यूज की है वो प्रॉपर है या नहीं वो हमें देखना होगा। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, सेल्स ट्रांसफर एंड चार्जेस बिटवीन सेगमेंट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट अमाउंट्स, कंपैरिजन विद बजट्स एंड अदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, the allocation of assets and cost among segments, consistency with the prior periods and the adequacy of the disclosures with respect to inconsistencies, right? ये सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली इन्वेंटरी और लिटिगेशन क्लेम्स में से ज्यादा पूछा जाता है, बट फिर भी ये आपको एक बार रीड करके जाना चाहिए, राइट? तो ये था SF 501 ऑडिट एविडेंसेस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, जिसमें 3 आइटम्स के बारे में डिस्कस किया था, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी, कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम, एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, जो ऑडिटर को चेक करना चाहिए उसके ऊपर स्पेसिफिक कंसिडरेशन, राइट? चलिए अब नेक्स्ट ऐसे देखते हैं SF 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स, ओपनिंग बैलेंसेस। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब कि ऑडिटर जो है वो पहली बार उस क्लाइंट का ऑडिट कर रहा है, राइट? या फिर उस क्लाइंट का ऑडिट ही पहली बार हो रहा है, मतलब कि प्रीवियस ईयर में ऑडिट नहीं हुआ था या फिर प्रीवियस ईयर में ऑडिटर है वो कोई और ऑडिटर था, तो उसको इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कहा जाता है। उस केस में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो न्यू ऑडिटर है, करंट ऑडिटर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो जो ओपनिंग बैलेंसेस है उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है ना, वो चेक करेगा, राइट? क्योंकि वो पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपना ओपिनियन देता है, तो उसमें ओपनिंग बैलेंसेस की भी इफेक्ट आएगी, राइट? तो ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है ना, जो जिसकी इफेक्ट इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आएगी, वो देखना होगा। और तो और जो अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रीवियस ईयर में फॉलो की गई थी वो कंसिस्टेंटली इस साल में भी फॉलो हुई है या नहीं, और अगर उसमें कोई भी चेंजेस किए हैं तो वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किए हैं या नहीं, वो देखना होगा, राइट? चलिए ये देखते हैं, छोटा सा ऐसा है डेफिनेशन है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट refers to an engagement in which either the financial statements for the prior period were not audited or the financial statements for the prior period were audited by a predecessor auditor, right? ऑडिट नहीं हुआ था या फिर किसी और ने ऑडिट किया था। Opening balance means those account balances that exist at the beginning of the period. Opening balances are based upon the closing balances of the prior period and reflects the effects of transactions and events of prior periods and accounting policies applied in the prior period. Opening balances also include matters requiring disclosure that existed at the beginning of the period, such as contingencies and commitments. Opening balances मतलब कि जो बैलेंस शीट की आइटम्स की जो क्लोजिंग बैलेंस थी एट द प्रीवियस ईयर, राइट, वो तो होगा, प्लस अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो भी कंसिडर किया जाएगा, प्लस जो डिस्क्लोजर्स दिए गए थे एज ऑन प्रीवियस ईयर्स बैलेंस शीट, राइट, जो इस साल का ओपनिंग बैलेंस था तो वो भी प्रॉपर है या नहीं उसको भी कंसिडर करना होगा। Predecessor auditor, the auditor forms from a different audit firm who audited the financial statements of an entity in the prior period and who has been replaced by the current auditor. जो और कोई ऑडिटर ऑडिट फर्म का है, ऑडिटर है, राइट, और वो प्रीवियस ईयर में इस एंटिटी का ऑडिट किया था बट अब वो रिप्लेस हो गया है बाय द करंट ऑडिटर। स्कोप क्या है SF 510 का? SF 510 deals with auditor's responsibility relating to opening balances when conducting an initial audit engagement. पहली बार ऑडिट हम अगर कर रहे हैं तब हमें ओपनिंग बैलेंसेस वगैरह चेक करने रहेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है SF 510 के? In conducting an initial audit engagement, the objective of the auditor with respect to opening balances is to obtain sufficient appropriate audit evidence about whether, जनरली ये SF 500 की सीरीज में सभी में ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, राइट, क्योंकि ये पूरी सीरीज जो है वो ऑडिट एविडेंस के बारे में ही है। तो यहाँ पर ऑडिट एविडेंसेस किस बारे में लिए जाएंगे? ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मिसस्टेटमेंट दैट मटेरियली अफेक्ट द करंट पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
मिसस्टेटमेंट नहीं है या है, उसके बारे में हमें ऑडिट एविडेंसेस लेने हैं ओपनिंग बैलेंसेस में. एंड अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्टेड इन द ओपनिंग balances have been consistently applied in the current period's financial statements, or changes thereto are properly accounted for and adequately presented and disclosed in the accordance with the applicable financial reporting framework. जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो प्रॉपरली जो भी है वो प्रॉपरली फॉलो की गई है, कंसिस्टेंटली फॉलो की गई है, और अगर उसमें कोई भी चेंजेस है तो वो प्रॉपरली डिस्क्लोज किए गए हैं एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. तो बैलेंस ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिसस्टेटमेंट है या नहीं जिसकी इंपैक्ट इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, और अकाउंटिंग पॉलिसीज की कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है या नहीं, और अगर चेंजेस है तो प्रॉपरली डिस्क्लोज किए गए हैं या नहीं, उसके लिए हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेने होंगे. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है एज पर SF 510. Audit procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence about opening balances. क्या audit procedure करेंगे? तो auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence about whether the opening balances contain misstatement that materially affect the current period's financial statement by determining whether the prior period's closing balances have been correctly brought forward to the current period, or when appropriate any adjustments have been disclosed as prior period item in the current year's statement of P&L. जो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस थी वो प्रॉपरली ब्रॉट फॉरवर्ड की है या नहीं एज पर द ओपनिंग बैलेंस. तो हम जो प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्पेसिफिकली अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो वो चेक करेंगे कि वही क्लोजिंग बैलेंस इस साल के ओपनिंग बैलेंस है या नहीं. और तो और जो हमें देखना होगा कि अगर कोई भी प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड कोई आइटम थी जो उस टाइम पर रिकॉर्ड करना रह गया था या फिर गलत रिकॉर्ड किया था, तो इस साल में वो प्रायर पीरियड आइटम है वो प्रॉपरली दिखाए है या नहीं इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L. Determining whether the opening balances reflect the application of appropriate accounting policies. ये देखना होगा कि ओपनिंग बैलेंसेस में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो ओपनिंग बैलेंसेस में अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं, वो हमें देखना होगा. एंड performing one or more of the following: whether prior year financial statements were audited, perusing the copies of the audited financial statements including and other relevant documents relating to prior period financial statement. जहां पर ऑडिट हुआ है प्रीवियस ईयर में तो वहां पर जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ऑडिट रिपोर्ट है, वो हम चेक करेंगे, राइट. Evaluating whether audit procedure performed in the current period provide evidence relevant to the opening balances. हमने इस साल की जो ऑडिट प्रोसीजर की, क्या उसमें से हमें जो ओपनिंग बैलेंसेस थे उसके लिए हमें एविडेंसेस मिले हैं? अगर मिल गए हैं तो हमें और कोई प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है. और परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस. और जहां पर ओपनिंग बैलेंसेस के लिए अलग से हमें एविडेंस नहीं मिले हैं, राइट, हमारी प्रोसीजर में नहीं मिल गए हैं, तो वहां पर हम अलग से ऑडिट प्रोसीजर करेंगे. तो क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर की जाएगी? सबसे पहले तो देखेंगे कि प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस प्रॉपरली ब्रॉट फॉरवर्ड की है या नहीं, और जो प्रायर पीरियड आइटम है कोई भी तो वो प्रॉपरली P&L में दिखाई है या नहीं. सेकंड, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है ओपनिंग बैलेंसेस में वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करती है या नहीं. और थर्ड, हम परफॉर्म करेंगे वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग. उसमें तीन चीजें बताई है. जब भी प्रीवियस ईयर में ऑडिट हुआ है तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह हम चेक करेंगे. सेकंड, हम इवेल्युएट करेंगे कि क्या जो हमने इस साल ऑडिट प्रोसीजर की है क्या उससे हमें ओपनिंग बैलेंसेस के लिए ऑडिट एविडेंस मिल रहा है या नहीं. और थर्ड क्या करेंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो हम एक्स्ट्रा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हैं फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द ओपनिंग बैलेंसेस. ये RTP में 24 में दिया गया था क्वेश्चन, और ओल्ड कोर्स में भी एक बार पूछा हुआ है. Nature and extent of audit procedure. The nature and extent of audit procedure necessary to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding opening balances depend on such matters. हमें ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में कितना ऑडिट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो थोड़ी हमारा वैसे मेन काम थोड़ी ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करना है. उसको चेक करना चाहिए या नहीं वो हमें देखना होगा, क्योंकि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि उसमें मिसस्टेटमेंट हो सकता है तो हमें देखना चाहिए. रिस्क ज्यादा लग रहा है तो हमें चेक करना होगा. तो क्या क्या मैटर है वो हमें अफेक्ट करेगी कि जिससे हम नेचर और एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड कर पाएंगे. सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय द एंटिटी, द नेचर ऑफ द अकाउंट बैलेंस, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर, एंड द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द करंट पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट. किस टाइप के अकाउंट बैलेंस है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर है, और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है. The significance of the opening balances relative to the current period's financial statement. करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो ओपनिंग बैलेंसेस कितनी थी. अगर वो ओपनिंग बैलेंसेस बहुत ही कम थी, मतलब कि प्रीवियस ईयर अगर पहला साल है, राइट, उस एंटिटी का, और इस साल ही बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है, तो प्रीवियस ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस में बहुत ही ज्यादा कुछ अमाउंट नहीं थे, बहुत ही कम वैल्यू थी, तो शायद हम उसमें चेक नहीं करेंगे, राइट. तो वो रिलेटिवली देखेंगे कि करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपैरिजन में ओपनिंग बैलेंसेस कितना है, वो कितना सिग्निफिकेंट है.
whether the prior period's financial statements were audited and if so whether the predecessor auditor's opinion was modified। हम देखेंगे कि predecessor auditor ने क्या modified opinion दिया था, अगर दिया था तो वो जो भी आइटम्स है जिस वजह से उन्होंने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उसके लिए हम ऑडिट एविडेंस देखेंगे, राइट। तो ये 4 फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने हैं कि जिसके बेसिस में नेचर और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर फॉर ओपनिंग बैलेंसेस डिसाइड कर पाएंगे। अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय द एंटिटी, नेचर of the account balance, class of transaction and disclosure, and risk of material misstatement of the current period's financial statement। फिर significance of the opening balances in relation to the current period financial statement, and जो prior period के financial statement थे अगर वो audited थे तो क्या वो predecessor auditor ने modified opinion दिया था, अगर modified opinion था तो शायद हमारा nature extent है वो बढ़ सकता है, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये न्यू कोर्स में ऐड किया है, ओल्ड कोर्स में ये नहीं था ये टॉपिक, राइट। तो ये पूछ सकते हैं। If the prior period's financial statements were audited by a predecessor auditor, the current auditor can place reliance on the closing balances contained in the financial statements for the preceding period, except when during the performance of audit procedure for the current period, the possibility of misstatement in the opening balance is indicated। अगर प्रीवियस ईयर का ऑडिट है, किसी ऑडिटर ने किया हुआ है, मतलब कि प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड है, तो वो जो क्लोजिंग बैलेंसेस थी उस ईयर की उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, वही ओपनिंग बैलेंसेस प्रॉपर है वो हम मान सकते हैं, राइट। बट हाँ, अगर कोई भी ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि इस साल कुछ हम प्रोसीजर कर रहे थे, उससे पता चल रहा है कि जो प्रीवियस ईयर में जो भी बैलेंसेस थी, राइट, क्लोजिंग बैलेंसेस थी, जो इस साल की ओपनिंग बैलेंसेस है उसमें कुछ गलती है, तब हमें ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर करनी होगी, तब हमें ऑडिट प्रोसीजर करनी होगी, अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे तो चलेगा। Audit procedure for current assets and liabilities. For current assets and liabilities, some audit evidence about opening balances may be obtained as a part of the current period's audit procedure। हम करंट ईयर की ऑडिट प्रोसीजर करेंगे तो उसमें करंट असेट्स और लायबिलिटीज कुछ होगी, तो उसके लिए भी हमें ऑडिट एविडेंस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल द कलेक्शन और पेमेंट, राइट, रिसीवेबल या फिर पेएबल है of opening account receivable or account payable during the current period will provide some audit evidence of their existence, rights and obligation, completeness and valuation at the beginning of the period। जो 31 मार्च मतलब कि प्रीवियस ईयर की जो क्लोजिंग बैलेंस थी, इस साल की जो ओपनिंग बैलेंस है, राइट, वो जो पेएबल या फिर रिसीवेबल था, राइट, उसमें ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी पेमेंट या रिसिप्ट हुआ होगा, तो उससे पता चलेगा कि जो 31 मार्च को जो बैलेंस थी, प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस थी, ओपनिंग बैलेंस है वो प्रॉपर है, राइट। उसके बारे में जो असर्शंस है उसके बारे में हमें पता चल सकता है। In the case of inventories, however, the current period's audit procedure on the closing inventory balance provide little audit evidence regarding inventory on hand at the beginning of the period। But इस साल के प्रोसीजर में ओपनिंग बैलेंस ऑफ द इन्वेंटरी है उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चल सकता है। Therefore, additional audit procedure may be necessary and one or more of the following may provide sufficient appropriate audit evidence। तब हम इन्वेंटरी को अगर हमें देखना है कि कितनी वैल्यू है, कितना अमाउंट है, वो सही है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द इन्वेंटरी की बात हो रही है। Observing current physical inventory count and reconciling it to the opening inventory count quantities। इस साल जो भी हम इन्वेंटरी काउंटिंग करेंगे, राइट, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, उससे हम रिकंसाइल करेंगे जो 31 मार्च प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस थी उसके साथ, राइट। इंटरवेनिंग ट्रांजैक्शंस होंगे वो हम चेक करेंगे उसको सैंपल बेसिस पर, और वो जो प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस जो है इन्वेंटरी का वो प्रॉपर है या नहीं वो हम देख सकते हैं। परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द ओपनिंग इन्वेंटरी आइटम्स। जो ओपनिंग इन्वेंटरी जो है उसमें वैल्यूएशन का हम रिकैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं कि वो वैल्यूएशन प्रॉपर है या नहीं। परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एंड कट ऑफ। ग्रॉस प्रॉफिट है वो इन्वेंटरी ग्रॉस प्रॉफिट से, सॉरी, इन्वेंटरी की इफेक्ट है वो ग्रॉस प्रॉफिट में आती है। कट ऑफ है मतलब कि जिस पीरियड में जो भी इन्वेंटरी रिसीव हुई है या सेल की है वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, तो उसके लिए हम ऑडिट प्रोसीजर करेंगे तो भी पता चलेगा कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ द इन्वेंटरी है वो प्रॉपर है या नहीं। तो इन्वेंटरी है उसके लिए हमें अलग से प्रोसीजर करनी पड़ेगी। इस साल की कोई प्रोसीजर से हमें ओपनिंग इन्वेंटरी के बारे में पता नहीं चल सकता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और रिकंसिलिएशन कर सकते हैं अप टू द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द इन्वेंटरी, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ओपनिंग बैलेंस की जो वैल्यूएशन है उसको चेक कर सकते हैं, फिर से रिकैलकुलेट कर सकते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट और कट ऑफ के लिए ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हैं। ये MTP 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था मई 24 में। ये भी एडिशनली ऐड किया हुआ है, इस न्यू कोर्स में ऐड किया है, प्रीवियस ईयर में नहीं था, प्रीवियस कोर्स में नहीं था। ऑडिट प्रोसीजर फॉर नॉन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फॉर नॉन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज सच एज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट and long-term debt, some audit evidence may be obtained by examining the accounting records and other information underlying the opening balances। ये जो PPA इन्वेस्टमेंट है तो उसमें वैल्यूएशन में हम चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपर है या नहीं, डेप्रिसिएशन वगैरह प्रॉपरली कैलकुलेट किया था या नहीं।
In certain cases, the auditor may be able to obtain some audit evidence regarding opening balances through confirmation with third parties. ट्रेड पेएबल ट्रेड क्रेडिटर है या फिर बोरोविंग्स वगैरह जो है, ट्रेड पेएबल ट्रेड क्रेडिटर तो नॉन करंट असेट्स में नहीं आएंगे, बट जो बोरोविंग वगैरह है तो वहां पर कंफर्मेशन से हमें पता चल सकता है कि वो अमाउंट बराबर है या नहीं। तो इस तरीके से हम नॉन करंट असेट्स है लायबिलिटी से उनको चेक कर सकते हैं, ये भी एडिशनली ऐड किया है। ये सारी ऑडिट प्रोसीजर हम कब करेंगे, जब प्रीवियस ईयर में ऑडिट नहीं हुआ है या फिर हमें कोई ऐसा इंडिकेशन मिला है कि प्रीवियस ईयर की जो बैलेंसेस है, मतलब कि इस साल के ओपनिंग बैलेंस है उसमें कुछ गलत है। चलिए, फिर है कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस में कंसिस्टेंटली अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो हुई है या नहीं। इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द करंट पीरियड्स अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट कंसिस्टेंटली applied in relation to opening balances in accordance with the applicable financial reporting framework, और ओपनिंग बैलेंसेस में अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो मतलब कि जो करंट ईयर की अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो ओपनिंग बैलेंसेस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, प्रीवियसली कुछ और अकाउंटिंग पॉलिसीज थी, मतलब कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं हुई है, या फिर a change in accounting policies is not properly accounted for or not adequately presented or disclosed in the in accordance with applicable financial reporting framework, या फिर अगर कुछ भी चेंज किया गया है तो वो चेंज है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज प्रेजेंट नहीं किया गया है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। The auditor shall express a qualified opinion or an adverse opinion as appropriate in accordance with SS 705। तो तब हम modified opinion express करेंगे, specifically qualified and adverse opinion। अगर misstatement लग रहा है कि material but not pervasive तो qualified opinion, material and pervasive तो adverse opinion। Reporting by the auditor with regard to opening balances. If the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the opening balances, the auditor shall express a qualified opinion or a disclaimer of opinion as appropriate in accordance with SS 705। अगर हमें opening balances के बारे में sufficient appropriate audit evidences नहीं मिल रहे तो हम modified opinion express करेंगे। अगर वो possible misstatements लग रहे हैं material but not pervasive तो qualified opinion express किया जाएगा। अगर वो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स क्वालिफाइड एंड परवेसिव लग रहे हैं तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन अ मिसस्टेटमेंट दैट मटीरियली अफेक्ट द करंट पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द इफेक्ट ऑफ द मिसस्टेटमेंट इज नॉट प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर और नॉट एडिक्वेटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन और एन एडवर्स ओपिनियन एज अप्रोप्रिएट इन अकॉर्डेंस विद द SS 705। अगर कोई भी ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट है और वो प्रॉपर्ली रिजोल्व नहीं किया गया है और इसकी इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आ रही है तो हमें मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना होगा। और उसकी अगर वो जो मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल बट नॉट परवेसिव तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, अगर वो मटेरियल एंड परवेसिव है तो हम एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। राइट, सिंपल। ये था हमारा SF 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स ओपनिंग बैलेंसेस, सिंपल सा ऐसे है। राइट, अब हमारा जो इस पार्ट का लास्ट ऐसे है SF 550 रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टीज मतलब कि कोई ना कोई तरीके से वो एनडीटी का रिलेटेड पार्टी है, जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से वो लो रेगुलेशन के हिसाब से हो सकता है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से हो सकता है, या फिर अगर वहां पर कहीं पर नहीं है तो SF 550 में रिलेटेड पार्टीज के बारे में डेफिनेशन है, उस हिसाब से वो रिलेटेड पार्टी हो सकती है। तो रिलेटेड पार्टीज है तो उसके साथ जो भी रिलेशन है, ट्रांजैक्शंस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, और जो 31 मार्च को ईयर एंड पर जो बैलेंस है वो रिफ्लेक्ट करना, वो प्रेजेंट करना, डिस्क्लोज करना इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेसेसरी है। S18 रिलेटेड पार्टीज आपने समझा होगा तो उसके हिसाब से वो कंपलसरी है। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में भी रिलेटेड पार्टीज को डिस्क्लोजर करना, उनका ट्रांजेक्शन बैलेंस, राइट, वो सब कुछ नेसेसरी है। तो वो प्रॉपर हुआ है या नहीं वो ऑडिटर को देखना होगा। प्लस जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है वो जनरली रिस्क ही माने जाते हैं, तो वो रिस्क है, राइट, वो कितना है, और रिलेटेड पार्टी जितनी भी थी वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हुई है या नहीं वो सब कुछ देखना। प्लस वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर, मतलब कि नॉर्मल मार्केट प्राइसेस पर वो ट्रांजैक्शंस हुए हैं या नहीं वो हमें चेक करना होगा, क्योंकि वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी वहां पर हो सकता है, क्योंकि जो रिलेटेड पार्टीज है वो जनरली ऐसे ट्रांजैक्शंस करती है जहां पर फ्रॉड होने के चांसेस, कोल्यूजन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। राइट, चलिए, डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी दिया हुआ है सबसे पहले। अ पार्टी दैट इज इधर अ रिलेटेड पार्टी एज डिफाइंड इन द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसमें रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है तो वो, और where the applicable financial reporting framework establishes a minimal or no related party requirements। अगर applicable financial reporting framework में related party की definition नहीं दे रखी है, right, या फिर वो कम है, तो हमें क्या कंसिडर करना होगा, a person or other entity that has control or significant influence directly or indirectly through one or more intermediaries over the reporting entity। जो reporting entity है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं
उसके ऊपर कोई पर्सन या कोई एंटिटी है, उनका कंट्रोल है या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, वो खुद डायरेक्टली कर रहे हैं वो कंट्रोल या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, या फिर इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज, राइट। मतलब वो खुद नहीं कर रहे, उसके नीचे कोई है, राइट, पर्सन, उसके नीचे कोई पर्सन है और वो जो रिपोर्टिंग एंटिटी को कंट्रोल कर रहा है या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो वो जो पार्टीज है वो सारी रिलेटेड पार्टीज बन जाएगी, राइट। रिपोर्टिंग एंटिटी को जो भी कंट्रोल कर रहा है या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, पर्सन हो, कोई एंटिटी हो, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, वो रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। Another entity over which the reporting entity has a control or a significant influence directly or indirectly through one or more intermediaries, या फिर जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है उनका किसी और एंटिटी के ऊपर कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, तो वो जो पार्टी है जिसको कंट्रोल या फिर जिसके ऊपर इन्फ्लुएंस है वो रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। और अनदर एंटिटी दैट इज अंडर कॉमन कंट्रोल विद द रिपोर्टिंग एंटिटी थ्रू हैविंग, एक एंटिटी जो है वो रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ कॉमन कंट्रोल में है, उसको कोई कॉमनली कंट्रोल कर रहा है। वो कॉमन कंट्रोल कैसे हो सकता है? कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप, ओनरशिप कॉमन हो सकती है। ओनर वो आर क्लोज फैमिली मेंबर्स, जो दोनों ही एंटिटी के ओनर्स है वो क्लोज फैमिली मेंबर्स है, या फिर कॉमन की मैनेजमेंट, दोनों में की मैनेजमेंट है वो कॉमन है, राइट। तो ये रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है एज पर SF 550। अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में डेफिनेशन दी है तो उसको कंसिडर किया जाएगा, अगर उसमें डेफिनेशन नहीं है रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी या फिर वो मिनिमल है, तो हमें क्या कंसिडर करना होगा कि जो पर्सन या फिर एंटिटी है, राइट, उसका रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर कंट्रोल है या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, दे आर रिलेटेड पार्टीज। सेकंड, रिपोर्टिंग एंटिटी है वो किसी और को कंट्रोल कर रही है या उसके ऊपर किसी और के ऊपर उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, तो वो सारे पार्टीज है वो रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगे। और तो और जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो किसी और एंटिटी के साथ उन दोनों का कॉमन कंट्रोल है, वो किस तरह से हो सकता है? कॉमन कंट्रोल ओनरशिप हो सकती है, या फिर कॉमन जो भी ओनर्स है वो क्लोज फैमिली मेंबर्स है, या फिर कॉमन की मैनेजमेंट है, तब वो रिलेटेड पार्टीज माने जाएंगे। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। However, entities that are under common control by a state, that is national or regional or local government, are not considered related unless they engage in a significant transaction or share resources to a significant extent with one another. कॉमन कंट्रोल बाय अ स्टेट है, राइट, कोई गवर्नमेंट थ्रू अगर कॉमन कंट्रोल में है तो वो जनरली रिलेटेड पार्टीज नहीं माना जाएगा, बट हाँ अगर वो एक दूसरे के साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं रिसोर्सेज को, तो वो रिलेटेड पार्टीज माना जाएगा। अब यहाँ पर कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसे कहा जाएगा वो समझाया है। Many financial reporting framework discuss the concepts of control or significant influence. They generally explains that control is the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities. Control मतलब कि उसके पास पावर है कि क्या फाइनेंशियल या क्या ऑपरेटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए, जो डिसाइड खुद कर सकता है, वो कंट्रोल कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। And significant influence which may be gained by share ownership, statute or agreement is the power to participate in the financial and operating policy decision of the entity but is not on control over those policies. जो खुद डिसाइड कर सकता है, गवर्न कर सकता है, पावर टू गवर्न, उससे कंट्रोल कहा जाएगा। पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल या फिर ऑपरेटिंग डिसीजंस, राइट, तो वहां पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ऐसा माना जाएगा। The existence of the following relationship may indicate the presence of a control or a significant influence, direct and indirect equity holding or other financial interest in the entity. The entity's holding of the direct, indirect equity or other financial interest in another entities, being part of those charged with governance or key management, that is those members of management who have authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities by the entity. मतलब पहले दो में इक्विटी इंटरेस्ट होगा तो कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऐसा माना जाएगा। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का पावर है, TCWG मैनेजमेंट का पार्ट है, तो कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऐसा माना जाएगा। बीइंग अ क्लोज फैमिली मेंबर ऑफ एनी पर्सन रिफर्ड टू इन सब पैराग्राफ 3, डिसीजन जो लेने के पास जिसके पास पावर्स है, राइट, उसका कोई भी क्लोज फैमिली मेंबर है तो रिलेटेड पार्टी कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा। हैविंग अ सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप विद एनी पर्सन रिफर्ड टू इन सब पैराग्राफ 3, राइट। Scope of SF 550 क्या है? SF 550 deals with auditor's responsibilities regarding related party relationship and transaction when performing an audit of financial statements. Specifically, it applies in relation to risk of material misstatement associated with related party relationships and transactions.
Nature of related party relationship and transactions. Many related party transactions are in the normal course of business. In such a circumstances, they may carry no higher risk of material misstatement of the financial statements than similar transaction with unrelated parties. अगर related party transaction है वो normal course of business में हुआ है, जो दूसरे कस्टमर या दूसरे सप्लायर के साथ जिस टर्म्स कंडीशन जिस प्राइस पर ट्रांजैक्शन होता है उसी प्राइस कंडीशंस पर ट्रांजैक्शन हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो रिस्की नहीं है. However, the nature of related party relationships and transaction may, in some circumstances, give rise to higher risk of material misstatement of the financial statements than transactions with unrelated parties. But generally, related party transaction है उसमें risk ज़्यादा होता है compared to unrelated parties के साथ जो transaction होता है. For example, related parties may operate through an extensive and complex range of relationships and structures with a corresponding इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. रिलेटेड पार्टी में जो स्ट्रक्चर होता है एक दूसरे में ओनरशिप कंट्रोल राइट वो सब कुछ समझना और वो आइडेंटिफाई करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है और उसी वजह से उनके रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस को भी आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो सकता है. इंफॉर्मेशन सिस्टम मे बी इनइफेक्टिव एट आइडेंटिफाइंग और समराइजिंग ट्रांजेक्शंस एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस बिटवीन एन एंटिटी एंड इट्स रिलेटेड पार्टीज. जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसका यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग वो इनइफेक्टिव है टू आइडेंटिफाई एंड समराइज द रिलेटेड पार्टीज एंड एज वेल एज देयर ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंट बैलेंसेस. Related party transaction may not be connected under normal market terms and conditions. For example, some related party transaction may be conducted with no exchange of consideration. Right? Related party transaction में normal course of business में ना हो ऐसे chances ज़्यादा है. Without consideration भी resources वगैरह share किए जा सकते हैं. चलिए. Understanding the entities related party relationships and transaction, the auditor shall inquire of the management regarding the identity of the entities related parties, including change from the prior period. हमें मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरी करनी होगी कि क्या क्या कौन से रिलेटेड पार्टीज हैं और प्रीवियस ईयर में जो बताई थी उससे कितना चेंज हुआ है. The nature of the relationship between the entity and this related parties. जो रिलेशनशिप है with entity and related party वो क्या है वो हमें समझना होगा. And whether the entity entered into any transaction with related parties during the period and if so the type and purpose of the transaction. क्या वो रिलेटेड पार्टीज जो है उनके साथ कोई भी ट्रांजैक्शन किए गए हैं, अगर हाँ तो वो किस टाइप के थे किस पर्पस के लिए थे वो हमें समझना होगा. तो मैनेजमेंट के साथ हम क्या इंक्वायरी करेंगे, तीन चीज़ के बारे में हम इंक्वायरी करेंगे रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन. सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द रिलेटेड पार्टीज राइट वो क्या है और उसमें प्रायर पीरियड से कितना चेंज हुआ है. सेकंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है बिटवीन द एंटिटी एंड रिलेटेड पार्टी. एंड थर्ड क्या ड्यूरिंग द ईयर रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, अगर हाँ तो टाइप एंड पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन. यार राइट ये आपको एज ए क्वेश्चन पूछ सकते हैं. क्लियर. फिर है द ऑडिटर शैल इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विदिन द एंटिटी एंड परफॉर्म अदर रिस्क assessment procedure considered appropriate to obtain an understanding of the controls if any that management has established to identify, account for and disclose related party relationship and transaction in accordance with the applicable financial reporting framework. हमें समझना होगा कोई भी controls वगैरह जो है right regarding the related party relationship and transaction, तो वो किस तरह से related party या उनके transaction को identify करते हैं account करते हैं वो सारी चीज़ें उसके बारे में controls जो है right वो हमें देखने होंगे. स्पेसिफिकली जो डिस्क्लोजर वगैरह करने हैं इस पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो वो बराबर है या नहीं. ऑथोराइज एंड अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड अरेंजमेंट्स विद रिलेटेड पार्टीज. रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको ऑथोराइज और अप्रूव कौन करता है, किस तरह से किया जाता है, कंट्रोल्स क्या है, पॉलिसीज क्या है. एंड ऑथोराइज एंड अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एंड अरेंजमेंट्स आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. और जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आर्म्स लेंथ प्राइस पर नहीं है ऐसे ट्रांजैक्शन को कौन किस तरह से अप्रूव ऑथोराइज करता है वो समझना होगा, उनके कंट्रोल प्रोसीजर्स राइट. तो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग कंट्रोल्स वगैरह में क्या समझना होगा, देखना होगा. आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अकाउंट कैसे करते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं, फॉर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. सेकंड ऑथराइज एंड अप्रूव सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड थर्ड अप्रूव एंड ऑथराइज सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस व्हिच आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. ये भी एज ए क्वेश्चन पूछ सकते हैं. कंसिडरेशन स्पेसिफिक टू स्मॉलर एंटिटी बाय द ऑडिटर. कंट्रोल एक्टिविटीज smaller activities are likely to be less formal and smaller entities may have no documented process for dealing with related party relationships and transaction. जनरली स्मॉलर एंटिटीज में रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन को किस तरह से डील करना, किस तरह से प्रेजेंट करना, उसके लिए फॉर्मल रिटर्न प्रोसेस नहीं होती है.
An owner manager may mitigate some of the risks arising from related party transactions or potentially increase those risks through active involvement in all the main aspects of the transaction. जनरली जो ओनर मैनेजर है उनको सब कुछ पता होगा कि क्या रिलेटेड पार्टी है, किस तरह से कब क्या ट्रांजैक्शन किए हुए हैं. For such entities, the auditor may obtain an understanding of the related party relationships and transactions and may control that, and any controls that may exist over this through inquiry of management combined with other procedures such as observation of management's oversight and review activities and inspection of available relevant documentation. उसके लिए हम इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट के साथ, समझेंगे कि क्या किस तरह से करते हैं, देखेंगे कि क्या कोई कंट्रोल है तो वो प्रॉपर है या नहीं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि मैनेजमेंट है वो किस तरह से ओवरसाइट करती है रिगार्डिंग दिस ट्रांजैक्शंस, राइट. लास्ट पार्ट जो है SF 550 का, हाउ कैन एन ऑडिटर वेरीफाई द एक्सिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन, किस तरह से चेक कर सकते हैं. तो हम कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं जहां से पता चल सकता है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस के बारे में. During the audit, the auditor should maintain alertness for related party information while reviewing records and documents. He may inspect the following records or documents that may provide information about related party relationship and transaction. For example, entities income tax returns, information supplied by the entity to regulatory authorities. जो regulatory authorities में कई बार देना होता है, MCA वगैरह में फाइलिंग या SEBI वगैरह को फाइलिंग करते हैं, तो उसमें से भी पता चल सकता है कि कौन से रिलेटेड पार्टीज हैं. शेयरहोल्डर रजिस्टर टू आइडेंटिफाई द एंटिटीज प्रिंसिपल शेयरहोल्डर्स. प्रिंसिपल शेयरहोल्डर्स होंगे तो वो ओनर बन जाएंगे, उनकी क्या क्या एंटिटीज है उनके बारे में पता चल सकता है, उनका कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है. स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड TCWG. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दूसरी किस एंटिटीज में उनका इंटरेस्ट है, तो वो पता चलेगा अगर कोई एंटिटीज में कोई ऐसी एंटिटीज के साथ अगर ट्रांजेक्शन है दैट आर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस. Records of the entities investment and those of its pension plans, वो कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं एंटिटीज. Contracts and agreements with key management और TCWG. Significant controls and agreements not in the entities ordinary course of business, मतलब कि कुछ अलग हो रहा है, unusual है. Specific invoices and correspondence from the entity's professional advisors. Life insurance policies acquired by the entity, तो उससे KMPs क्या कौन है वो पता चलेगा. Significant contracts renegotiated by the entity during the period. Internal auditors report, internal auditor ने कुछ comment किया है regarding related party relationship and transactions. And documents associated with the entities filing with security regulators, for example prospectus. राइट, तो इनकम टैक्स रिटर्न है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कोई भी अगर डेटा सप्लाई किया हुआ है, शेयर होल्डर का रजिस्टर है तो मेजर शेयर होल्डर्स कौन है वो पता चल सकता है. फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का स्टेटमेंट है मैनेजमेंट और TCWG का, तो वहां से पता चल सकता है. राइट, फिर अगर आपको याद रखना है तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है, रेगुलेटर्स सिक्योरिटी रेगुलेटर्स को अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स से प्रोवाइड किया है जिसमें रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप का, तो वहां से पता चल सकता है. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ली है, प्रोफेशनल एडवाइजर्स का कोई स्पेसिफिक इनवॉइसेस है, तो इससे 7-8 अगर आप याद रख लेंगे तो आपका काम जनरली हो जाएगा. राइट, तो ये था SF 550 रिलेटेड पार्टीज के बारे में. हमने अब तक इस चैप्टर में SF 500 ऑडिट एविडेंस, SF 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, SF 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, SF 501 ऑडिट एविडेंसेस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, SF 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस और SF 550 रिलेटेड पार्टी से वो डिस्कस कर लिया, रिवाइज कर लिया है. होप आपको ये मजा आया होगा, समझ में आ गया होगा और याद भी रह गया होगा. राइट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट सजेशन और रिव्यूज. और नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा ये चैप्टर 4 का लास्ट पार्ट होगा जिसमें SF 610 और SF 530 डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच.